हेलो एंड वेलकम टू यूपीएससी उदय बाय अकेडमी। आपका स्वागत है आज के डीएनए एनालिसिस में। आज हम द हिंदू न्यूज़पेपर को एनालिसिस करेंगे और आज की तारीख है 29 अगस्त। इसमें मैंने आर्टिकल्स इनकॉर्पोरेट किए हैं जिसकी हम रेलेवेंस जानेंगे प्रीलिम्स एस्पेक्ट से भी और मेंस एस्पेक्ट से भी। और कुछ आर्टिकल्स हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट वहाँ से हम 1 या 2 पॉइंट एक्सट्रैक्ट करेंगे जिससे कि आपको इतना पेन ना लेना पड़े न्यूज़पेपर पढ़ने का। क्योंकि काफ़ी बार एस्पिरेंट्स क्या होते हैं, उनको बहुत सारे आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट लग रहे होते हैं और होते भी हैं, लेकिन उनमें से सिर्फ 1 या 2 पॉइंट्स आपको निकालने होते हैं, एक्सट्रैक्ट करने होते हैं और आपके जो मेंस के नोट्स हैं उसमें ऐड करने होते हैं। दैट्स इट, वो काम हमने आपके लिए कर दिया है। तो हम शुरू करते हैं, लेट्स बिगिन। तो हम ये आर्टिकल्स करेंगे। एज यू कैन सी ओवरव्यू ले लीजिए। निकोबार प्रोजेक्ट हो गया, कैबिनेट मीटिंग, पेपरलेस कैबिनेट मीटिंग हो गया, इंडिया रशिया ने कुछ साइन किया है, चांदीपुरा वायरस इज ऑल्सो इन न्यूज़, WHO ने वार्न किया है, माइक्रो प्लास्टिक्स आर ऑल्सो इन न्यूज़। देन उसके बाद में CCA ने क्लियर किए हैं 12 इंडस्ट्रियल पार्क्स, डीफेक्स इज ऑल्सो इन न्यूज़ एंड पैरालंपिक्स जो कि कल ही शुरुआत हुआ है उसके बारे में भी बात करेंगे, क्योंकि रिसेंटली यूपीएससी ने स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछना शुरू किया है। और ये डीएनए एनालिसिस सिर्फ यूपीएससी के लिए नहीं है, ये बाकी एग्जाम्स के लिए भी रेलेवेंट है, चाहे से वो SSC हो, चाहे से वो CDS हो, CAPF हो। ठीक है, सो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट आर्टिकल। तो जैसे मैंने आपको बोला कि अभी जयराम रमेश साहब ने बोला है कि जब भी गवर्नमेंट कोई प्रोजेक्ट लेके आती है तो वहां पे एनवायरनमेंट के एस्पेक्ट को इग्नोर किया जाता है। और ये काफी टाइम से डिबेट चली आ रही है कि जब भी हम कोई इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना जा रहे हैं तो उसमें एनवायरमेंटल डेवलपमेंट को हम फैक्टर इन नहीं करते हैं, हम उसके बारे में सोचते ही नहीं है। इसलिए ही सस्टेनेबल डेवलपमेंट का हमने इनिशिएटिव लेके आए कि जो भी हम डेवलपमेंट करेंगे वो सस्टेनेबल करेंगे। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब है कोई भी जो डेवलपमेंट आज हम कर रहे हैं वो फ्यूचर जनरेशन की नीड्स जो है उनको भी मीट करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्रेजेंट जनरेशन की नीड्स को ही मीट किया जाए। तो हम इसमें यह जानते हैं कि ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट का बैकग्राउंड क्या है और ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट में हो क्या रहा है और क्या ये अपने बारे में सिग्निफिकेंस होल्ड करता है। तो इसका जो बैकग्राउंड है वो ये है कि नीति आयोग ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा था, नीति आयोग ने, ठीक है, नीति आयोग ने अपनी रिपोर्ट में यह कहा कि जो ग्रेट निकोबार है, जो एक रीजन है, मैं आपको पहले एक रीजन दिखा देता हूं जिससे आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग आए। अगेन यहां पे आपको ग्रेट निकोबार मिलेगा, एकदम सदर्न पॉइंट बोल दीजिए आप कि अंडमान एंड निकोबार आइलैंड का जो सदर्न पॉइंट है वो है। वैसे सदर्न पॉइंट दूसरा है, लेकिन जो ग्रेट निकोबार है वो यहां पे सदर्न पोर्शन में लाई कर रहा है। तो एज यू कैन सी, और यहां पे कैंपबेल बे नेशनल पार्क भी है जिसके बारे में जयराम रमेश बोल रहे हैं कि ये बहुत ज्यादा अफेक्ट हो सकती है अगर हमने वहां पे जो भी अपना ग्रेट निकोबार है उसको अगर हमने डेवलप किया तो ये रीजन ज्यादा इफेक्ट हो सकता है, या बोल सकते हैं कि इकोलॉजिकली फ्रेजाइल रीजन है। ठीक है, तो अब जानते हैं हम ग्रेट निकोबार। एज यू कैन सी, आपने दिमाग में पिक्चर सेट कर ली होगी अंडमान निकोबार की और ग्रेट निकोबार की। तो बैकग्राउंड ये था कि नीति आयोग ने बोला कि जो ग्रेट निकोबार है वो बहुत ही एडवांटेजियस पोजीशन पे है, हमारे लिए बहुत फायदेमंद साबित हो सकता है अगर हम इस पोजीशन को यूटिलाइज करते हैं। तो उसके बाद में ही गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने 2021 में ये प्रोजेक्ट लेके आई जिसमें ये बोला कि हम यहाँ पे सोलर बेस्ड पावर प्लांट लगाएंगे। ठीक है, सोलर बेस्ड पावर प्लांट लगाएंगे। ठीक है, हम यहाँ पे टाउनशिप डेवलप करेंगे, राइट, यहां पे हम टाउनशिप डेवलप करेंगे। ठीक है, अब ये सारी चीजें करने का मकसद क्या था कि अगेन जो पोजीशन है वहां पे डेवलपमेंट लाया जाए, वहां पे एम्प्लॉयमेंट जनरेट की जाए, वहां पे जो इंडिजिनस ट्राइब्स हैं उनको भी वहीं पे थ्राइव होने का मौका मिले, जिससे कि वो मेन स्ट्रीम सोसाइटी में ना आ पाए। और उससे क्या होता है कि कई बार उनके कल्चर को अफेक्ट हो जाता है, तो वो ना हो, तो वो भी एक एस्पेक्ट इसमें देखा गया और साथ साथ में इस रीजन को डेवलप करने का भी एस्पेक्ट देखा गया। अब इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि स्ट्रेटेजिकली हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। स्ट्रेटेजिकली हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है इसकी लोकेशन की वजह से। ठीक है, लोकेशन क्या है ग्रेट निकोबार की? पहली चीज तो यह है कि स्ट्रेट ऑफ मलक्का यहां से पास में है। ठीक है, क्या है? स्ट्रेट ऑफ मलक्का यहां से पास में है, जहां से मेजर शिपमेंट्स पास होते हैं। क्या होता है? जहां से मेजर शिपमेंट्स जो हैं वो पास होते हैं। तो ट्रेड एस्पेक्ट से ये हमारे लिए स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। किस एस्पेक्ट से? ट्रेड एस्पेक्ट से। ठीक है, फिर दूसरा एस्पेक्ट आप ले सकते हो कि जो बे ऑफ बंगाल है और जो इंडियन ओशन का रीजन है वो इंडिया के पर्सपेक्टिव से स्ट्रैटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। और जिस तरीके से चाइना का इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है बे ऑफ बंगाल में या फिर इंडियन ओशन रीजन में,
उस चीज को भी ध्यान में रखते हुए ये प्रोजेक्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो होप आपको ये समझ में आया होगा मैं ग्रेट निकोबार के बारे में जो बात कर रहा हूं। लेट्स बिगिन। हम दूसरे आर्टिकल के बारे में बात करते हैं। अगेन जैसे मैंने आपको बोला कि कुछ ऐसे आर्टिकल्स होते हैं जो आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है, वो काम हम आपके लिए कर रहे हैं, बट यहां से आपको एक या दो पॉइंट एक्सट्रैक्ट करने होते हैं, या फिर आप एथिक्स में, केस स्टडीज में एग्जांपल में यूज कर सकते हो। कहीं भी गवर्नेंस की बात आती है GS2 में, तो वहां पे आप ऐसा एग्जांपल यूज कर सकते हो बेस्ट केस स्टडीज के रूप में। तो इसमें बोला है कि आंध्र प्रदेश होल्ड्स पेपरलेस कैबिनेट मीटिंग। अब आप बोलेंगे इसमें मतलब क्या है? पेपरलेस कैबिनेट मीटिंग का मतलब ये हो गया, फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स पेपरलेस, तो इट इज इको फ्रेंडली, राइट, इट इज इको फ्रेंडली। सो आप एनवायरमेंट में जब भी कोई बेस्ट प्रैक्टिसेस डालना चाहें तो आप ये डाल सकते हैं, ठीक है। दूसरा, गवर्नेंस में क्या होगा? गवर्नेंस में क्या होगा? गवर्नेंस में ऑर्गेनाइजेशनल एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। क्या हो जाएगा? ऑर्गेनाइजेशनल एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, ठीक है। इसमें गवर्नेंस का पार्ट डाल सकते हो। अब आप बोलोगे ऑर्गेनाइजेशनल एफिशिएंसी कैसे बढ़ जाएगी? जब पेपरलेस काम होगा तो सारा काम डिजिटल होगा। डिजिटल होगा तो आप उन पेपर को एक्सेस कर सकते हो कभी भी, एनी टाइम एनीवेयर। तो जब आप कभी भी उसको एक्सेस कर सकते हो तो ऑब्वियस सी बात है जो भी आपकी ऑर्गेनाइजेशन है उसकी एफिशिएंसी बढ़ेगी, उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। तो ये एग्जांपल आप बहुत ही अच्छे तरीके से कोट कर सकते हो, जैसे आप एनवायरमेंट की बात करें या फिर आप गवर्नेंस की बात करें, राइट। अब अगेन ये ऐसी न्यूज है जो आप अगेन एनरिचमेंट के पर्पस से, जैसे कि इंडिया रशिया, आप GS2 में पढ़ते हो कि इंडिया के साथ में कौन कौन से देशों के जो रिलेशंस हैं। तो अभी इंडिया रशिया ने एक वर्किंग प्लान साइन किया है टू हैंडल इमरजेंसीज। नाउ व्हाट काइंड ऑफ इमरजेंसीज? सो दीज आर द काइंड ऑफ डिजास्टर इमरजेंसीज, राइट। ये कौन सी इमरजेंसीज हैं? ये हैं डिजास्टर इमरजेंसीज। अब आप बोलोगे कि मतलब हमारे पास में वैसे ही डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज हैं और फंड्स भी हमारे पास में अवेलेबल हैं, तो क्या इसकी रिक्वायरमेंट हो गई कि हमको इंडिया रशिया के साथ में एक वर्किंग प्लान करना पड़ रहा है? पहली चीज ये है कि कुछ प्रैक्टिसेस इंडिया में बहुत अच्छी होंगी, कुछ प्रैक्टिसेस रशिया में बहुत अच्छी होंगी। तो हम जब उन प्रैक्टिसेस को एक ही प्लेटफॉर्म पर डिस्कस करेंगे तो जो हमारे लूप होल्स हैं हम उनको एड्रेस कर पाएंगे, और जो रशिया के लूप होल्स हैं वो हमसे बेस्ट प्रैक्टिसेस सीख के वहां के लूप होल्स को एड्रेस कर पाएंगे। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ये बेस्ट प्रैक्टिसेस को शेयर करना। तो अब इंडिया रशिया जब GS2 की बात करो तब आप डाल सकते हो कि हाउ वी आर स्ट्रेंथनिंग आवर रिलेशन। अगर आप GS3 में जब आप डिजास्टर मैनेजमेंट की बात करो तब आप बोल सकते हो कि कैसे हम ग्लोबल लेवल पे भी ऐसे वर्किंग प्लान्स लेके आ रहे हैं, ऐसी ट्रीटी साइन कर रहे हैं जहां पे हम डिजास्टर मैनेजमेंट या डिजास्टर इमरजेंसीज को कैसे डील किया जाए उससे डील कर रहे हैं। होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब इसमें इन्होंने क्या क्या किया है? मोस्टली अगेन साइंस का भी इन्होंने यूज किया है। कैसे? दे वुड बी यूजिंग साइंटिफिक डेटा, राइट, साइंटिफिक डेटा जो कि इनको सैटेलाइट से पता चल रहा है, ठीक है। अब वो साइंटिफिक डेटा कौन सा होगा कि भाई कौन कौन से ऐसे रिस्क प्रोन एरियाज हैं, या फिर हमको बोल सकते हो हैजार्ड प्रोन एरियाज हैं, ठीक है। फिर उसके बाद में जब आप पुरानी आप डिजास्टर इमरजेंसीज की हिस्ट्री पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि एक रीजन अलग तरीके से बिहेव करता है एक पर्टिकुलर डिजास्टर को लेके। जैसे अगर कहीं फ्लड्स आ रहे हैं, जैसे असम में फ्लड्स आ रहे हैं, तो वहां की जो टोपोग्राफी है, वहां का जो टेरेन है, वो अलग तरीके से डील करेगा। अगर वही फ्लड कहीं राजस्थान में आ रहे हैं या किसी और रीजन में आ रहे हैं तो वो अपने टेरेन के हिसाब से होगा। तो इसकी भी हिस्ट्री की जाए, इसकी भी स्टडी की जाएगी जो पास्ट हिस्ट्री रही है, और उसके बेसिस पे प्लान्स को डिजाइन किया जाएगा। तो आप समझ सकते हैं किस तरीके से, बेहतरीन तरीके से इन्होंने ये प्लान्स को डिस्कस किया है। अब अगले आर्टिकल पे आते हैं। अब अगला आर्टिकल अगेन मेंस पर्सपेक्टिव से है, CCA, दैट इज कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स। तो सबसे इंपॉर्टेंट प्रीलिम्स के लिए एस्पेक्ट बन जाता है कि कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स को कौन हेड करता है, इस कमिटी को कौन हेड करता है। तो इसके हेड होते हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब, ठीक है। और ये देख लीजिए किसी भी कमिटी का, मतलब जो कैबिनेट कमिटी है, अगर उसका मेंबर प्राइम मिनिस्टर होते हैं तो प्राइम मिनिस्टर ऑटोमेटिकली उस कमिटी के चेयरमैन बन जाते हैं। ये आपको एक कॉमन सेंस डेवलप करनी पड़ेगी, आपको ये सोचना पड़ेगा, बिकॉज प्रीलिम्स में ऐसे ट्रिकी क्वेश्चंस आ जाते हैं कई बार। और कुछ कुछ स्पेसिफिक कमिटीज हैं जिनके प्राइम मिनिस्टर नहीं होते हैं, ठीक है। तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि कौन सी कमिटीज के नहीं होते हैं। अब कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स ने 12 इंडस्ट्रियल पार्क्स अक्रॉस 10 स्टेट्स को क्या किया है? क्लियर किया है। अब आप बोलेंगे मतलब क्या, मतलब इंडस्ट्रियल पार्क्स क्या हो जाएगा? आप सोचिए, पार्क्स हैं ऐसे पार्क्स, जब आपके घरों के आसपास कुछ पार्क्स होते हैं तो क्या फायदा मिलता है?
आप अपनी हेल्थ का ध्यान रख सकते हैं। आप आराम से वॉक करें तो आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी, आपकी ग्रीनरी मेंटेन रहती है, कोई एयर पोल्यूशन वाला इशू नहीं होता है। वैसे ही इंडस्ट्रियल पार्क सेटअप किए जा रहे हैं। क्यों इंडस्ट्रियल पार्क सेटअप किए जा रहे हैं? क्योंकि इंडस्ट्रीज को सेटअप किया जाए, इंडस्ट्रीज को सेटअप किया जाए। अब आप बोलेंगे इंडस्ट्री सेटअप होगी तो क्या होगा? इंडस्ट्री सेटअप होगी तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, राइट? एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। आपको इन्हीं लाइंस पे सोचना है, ठीक है? अब एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा तो क्या होगा? एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा तो क्या होगा? डिमांड बढ़ेगी, डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज, राइट? जब डिमांड बढ़ेगी फॉर गुड्स एंड सर्विसेज तो क्या होगा? तब आपका क्या नाम है? कंजम्पशन होगा, और कंजम्पशन को फुलफिल करने के लिए क्या होगा? और इंडस्ट्री सेटअप होंगी, और जब और इंडस्ट्री सेटअप होगी तो और डेवलपमेंट होगा, और डेवलपमेंट होगा तो जो हमारी आज इकोनॉमी जहां पे अराउंड $5 ट्रिलियन इकोनॉमी तक पहुंच पा रही है वो और ज्यादा ग्रो करेगी, और जो भी अनएम्प्लॉयमेंट के इश्यूज हैं वो भी एड्रेस होंगे। तो यहां पे इन्होंने साफ साफ बोला है कि, और हाँ, साथ साथ में जब आपका रीजन जब डेवलप हो रहा है तो बाहर से भी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आएगा। मतलब जो लोग बाहर से पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं इंडिया में, क्योंकि इंडिया फिर जो डेस्टिनेशन होगी वो एक फेवरेबल डेस्टिनेशन बनेगी, और जब वो फेवरेबल डेस्टिनेशन बनेगी तो हमारे पास में FDI ज्यादा आएगा। होप यू गेट इट। FDI स्टैंड्स फॉर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो यही बोला है कि पोटेंशियल इन्वेस्टमेंट जो है वो 1.5 लाख करोड़ तक हो सकते हैं। वी कैन क्रिएट 1 मिलियन डायरेक्ट जॉब्स एंड 3 मिलियन इनडायरेक्ट जॉब्स। आप इस स्केल का अंदाजा लगा सकते हैं कितना बड़ा है, बट आपको ये साइकिल हमेशा दिमाग में रखनी है, ठीक है? पहले एनालिसिस आता है, पहले हम किसी न्यूज का एनालिसिस करते हैं, फैक्ट्स उसके बाद में धीरे धीरे आपके दिमाग में होने लग जाते हैं। द मोर यू रीड इट, द मोर यू रिवाइज इट, द मोर यू रिटेन इट। और फिर आप जब भी कोई स्टेटमेंट लिखेंगे, जैसे मैंने अगर आपको बोला, जैसे फॉर एग्जांपल आप जब मेंस का आंसर भी लिख रहे हैं, एडिशनल पॉइंट दे देता हूं, आप जब बोल रहे हैं कि इंडस्ट्रियल पार्क सेटअप हुए या फिर कहीं भी एक पॉइंट डाल रहे हैं तो दैट इज गोइंग टू जनरेट एम्प्लॉयमेंट, राइट? अब आप इसका एग्जाम्पल ले सकते हैं कि कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स ने इंडस्ट्रियल पार्क लाया था, उससे कितनी इंप्लॉयमेंट हुई? अभी मैंने आपको जो बताया कि डायरेक्ट तो 1 मिलियन हो रही है और इनडायरेक्ट 3 मिलियन हो रही है, टोटल 4 मिलियन हो रही है। ये आपका फैक्ट हो गया। आपको कंसेप्ट पता है तो फैक्ट आ जाएगा दिमाग में, और ये फैक्ट नहीं आएगा तो कोई और फैक्ट आएगा, ठीक है? अब अपन आगे चलते हैं। अब आगे की न्यूज है, WHO ने वार्न किया है कि फ्यूचर में भी चांदीपुरा वायरस का ट्रांसमिशन हो सकता है, और जो करंट आउटब्रेक चल रहा है ये मतलब कि बोला है उन्होंने कि जो करंटली जो आउटब्रेक चल रहा है इंडिया के अंदर चांदीपुरा वायरस का, दैट इज बीन द लार्जेस्ट इन द पास्ट 20 ईयर्स। तो WHO ने ये वार्निंग दी है और बोला है कि अथॉरिटीज को प्रिवेंटिव स्टेप्स लेने चाहिए, मासेस को अवेयर करना चाहिए, जिससे कि वो ऐसे प्रिकॉशंस ले सकें जिससे कि चांदीपुरा वायरस ना हो। तो यहाँ से मेजर जो न्यूज़ आती है वो आती है प्रीलिम्स के रिलेटेड, ठीक है, कि चांदीपुरा वायरस क्या है। तो पहली चीज़, चांदी वायरस के पहले लगाया चांदीपुरा। तो चांदीपुरा क्या, इस तरीके से आपको सोचना है, मैं आपको सोचना सिखा रहा हूं, ठीक है? अब चांदीपुरा जो है वो एक विलेज है। विलेज कहां है? वो विलेज है महाराष्ट्र के अंदर, राइट? अगर आप प्रॉपर्ली जाएंगे तो ये विलेज है नागपुर के अंदर, और नागपुर आता है महाराष्ट्र के अंदर, ठीक है? इसलिए इसका नाम है। लेकिन WHO की जब से बेस्ट प्रैक्टिसेस आई हैं, बेस्ट प्रैक्टिसेस किसके लिए? कि किसी डिजीज को कैसे नेम किया जाएगा, तो हम किसी भी रीजन को, किसी भी नेशनल को, किसी भी पर्सन के नाम पे, किसी भी जगह के नाम पे हम किसी डिजीज का नाम नहीं रखते हैं। क्यों नहीं रखते हैं? बिकॉज वहां पे स्टिग्मा क्रिएट होने लगता है, वहां पे डिस्क्रिमिनेशन होने लग जाता है। सेम अभी आपने देखा होगा कि मंकी पॉक्स को एमपॉक्स कर दिया गया है। क्यों किया गया है? अभी 1 साल के लिए तो मंकी पॉक्स और एमपॉक्स दोनों सेम ही रहेगा। क्यों रहेगा? जिससे कि लोगों को कंफ्यूजन ना हो कि कहीं एमपॉक्स और मंकी पॉक्स डिफरेंट तो नहीं है। वो डिफरेंट नहीं है, वो एक ही है, लेकिन 1 साल के बाद में धीरे धीरे फेज आउट कर दिया जाएगा मंकी पॉक्स के नाम को, बिकॉज अगेन वही डिस्क्रिमिनेटिव प्रैक्टिसेस होती हैं। फिर जो एनिमल वेलफेयर है वो नहीं हो पाता, क्योंकि फिर आपको लगेगा कि मंकी से स्प्रेड होती है, वो रूमर फैल जाएगा और फिर आप मंकीज को हार्म करोगे, बिकॉज अगेन सब इंडिविजुअल्स अपने आप को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। तो अब जब चांदीपुरा में वायरस की बात करता हूं तो ये वायरस क्या करता है? अब ये जो चांदीपुरा वायरस है ये मतलब ऐसा क्या हो रहा है कि हम चांदीपुरा वायरस की बात कर रहे हैं और ये मतलब किस तरीके से इफेक्ट कर रहा है? तो पहली चीज तो ये है कि ये आपकी इफेक्ट करता है, ये आपकी इफेक्ट करता है बॉडी को, ठीक है? और मेनली ये इन्फ्लेमेशन करता है कहां पे? मेनली ये इन्फ्लेमेशन करता है कहां पे? मेनली इन्फ्लेमेशन करता है जो एक्टिव टिश्यूज होते हैं ब्रेन को, ठीक है? जो एक्टिव टिश्यूज होते हैं ब्रेन के, राइट? होप यू गेट इट। और जो इन्फ्लेमेशन होता है ब्रेन के एक्टिव टिश्यूज का, उसे हम कहते हैं एन्सेफेलाइटिस। होप आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है, एन्सेफेलाइटिस क्या है?
व्हेन देयर इज ए इन्फ्लेमेशन इन द एक्टिव टिश्यूज ऑफ ब्रेन। और ये किस वायरस की वजह से हो रहा है? ये चांदीपुरा वायरस की वजह से हो रहा है, ठीक है। और इसके बारे में कुछ और फैक्ट्स भी हैं, ठीक है, इसको मैं एक बार रब कर देता हूं। चांदीपुरा अगेन नागपुर में है, महाराष्ट्र, दैट्स व्हाई WHO की बेस्ट प्रैक्टिसेस के बाद में हम किसी भी डिजीज का ऐसे जगह के नाम पे नेमिंग नहीं करते हैं, रीजन के नाम पे नहीं करते हैं, किसी के नाम पे नहीं करते हैं, एनिमल के नाम पे नहीं करते हैं। अगेन कहाँ इफेक्ट करता है? ये इन्फ्लेमेशन लाता है आपके जो ब्रेन के एक्टिव टिश्यूज होते हैं वहां पे। और सबसे खतरनाक बात यह है, सबसे खतरनाक बात यह है कि विद इन 24 आवर्स आपको लगेगा, सिम्टम्स इसके क्या है? इसके सिम्टम्स हैं फ्लू लाइक, ठीक है, इसके सिम्टम्स हैं फ्लू लाइक। जैसे आपको कोल्ड हो जाएगा, आपको कफ हो जाएगा, ठीक है, आपको फीवर हो जाएगा, आपको हेडेक हो जाएगा, राइट, ये सिंपल है। लेकिन सुबह आपको फीवर हेडेक होगा और विद इन 24 आवर्स आपके ऑर्गन्स फेल होने लग जाएंगे, राइट, किडनी फेल हो गई है, हार्ट फेल हो गया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इसलिए ये बहुत डेडली डिजीज है। बट अभी ये लिमिटेड है सिर्फ जो अंडर 15 चिल्ड्रन है, मतलब जो 15 साल से छोटे बच्चे हैं, उनमें ज्यादा ये पाई जा रही है और ये डेडली हो रही है। और सबसे बड़ी बात है कि अभी तक हमारे पास में कोई स्पेसिफिक इसकी वैक्सीन नहीं है। दैट्स व्हाई WHO इज वार्निंग, स्पेसिफिक कोई वैक्सीन ही नहीं है, ठीक है, ना इसकी कोई स्पेसिफिक हमारे पास में थेरेपी है। कुछ ड्रग्स हैं जो हम क्या नाम है एडमिनिस्टर करते हैं और उसके बेसिस पर हम इसको कंट्रोल कर पा रहे हैं, इसीलिए अथॉरिटीज को एक वार्निंग दी गई है। होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। अब अगेन ये एक आर्टिकल है जो प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से ज्यादा इंपॉर्टेंट है और मेंस में भी आप कहीं ना कहीं डाल सकते हो उसको GS3 में। हाई अमाउंट ऑफ माइक्रोप्लास्टिक्स इन इंडियन पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स, मतलब कि जो हम फेस वॉश यूज करते हैं, जो हम शावर जेल्स यूज करते हैं, उनमें एक स्टडी हुई है जिसमें बोला गया है कि हाई अमाउंट ऑफ व्हाट? हाई अमाउंट ऑफ माइक्रोप्लास्टिक्स हैं। अब आपके दिमाग में, आपको दिमाग चमक जाना चाहिए कि माइक्रोप्लास्टिक्स क्या है, क्योंकि यूपीएससी का फेवरेट टॉपिक है। ऐसे वो काफी बार पूछता है। जैसे माइक्रोबीड्स पाए गए थे जब आपके ओशियन में, तब उन्होंने पूछा था, ठीक है। तो माइक्रोप्लास्टिक्स जो होते हैं उनका डायमीटर जो होता है दैट इज लेस देन 5 mm, ठीक है। ये चीज हमेशा ध्यान रखना, ये कई बार यूपीएससी पूछ लेता है वर्ड्स के फॉर्मूले में, ठीक है। माइक्रोप्लास्टिक्स 5 mm होते हैं और ये आपके पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स में पाए जा रहे हैं और ये डेट्रीमेंटल हैं। डेट्रीमेंटल किसके लिए है? डेट्रीमेंटल है ह्यूमन हेल्थ के लिए, हम यूज कर रहे हैं इसको, ठीक है। ह्यूमन हेल्थ के लिए डेट्रीमेंटल है, एनवायरमेंटल के लिए डेट्रीमेंटल है। एट द एंड तो हम डिस्पोज भी तो कर रहे हैं इनको। तो कई बार ये क्या हो रहा है, ये टेरेस्ट्रियल पॉल्यूशन में भी आ रहा है, ठीक है, और ये मरीन पॉल्यूशन में भी आ रहा है। अब इसको एनालिसिस कैसे करते हैं मैं बताता हूं आपको, ठीक है। अब पॉल्यूशन अगर बढ़ रहा है तो जो भी लोग टेरेस्ट्रियल, मतलब जो भी लैंड पे लोग रह रहे हैं, उनको इफेक्ट होगा, चाहे से वो जानवर हो, चाहे से वो ह्यूमंस हो, चाहे से वो एनिमल्स हो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ह्यूमंस को ही इफेक्ट हो रहा है। मरीन में जो फिशेज हैं, जो हमारा मरीन इकोसिस्टम है, वो डिस्टर्ब हो जाएगा। वो डिस्टर्ब हो जाएगा तो आपने एनवायरमेंट में कंसेप्ट सुना होगा, फूड चेन डिस्टर्ब हो जाएगी। जब फूड चेन डिस्टर्ब हो जाएगी तो फूड वेब डिस्टर्ब हो जाएगा, और फूड वेब, फूड चेन हो गया, ट्रॉफिक लेवल डिस्टर्ब हो गया तो पूरा इकोसिस्टम खत्म हो जाता है। तो आपको समझना जरूरी है कि जब मैं किसी इकोसिस्टम की बात कर रहा हूं, एक पॉल्यूशन जो है वो किसी इकोसिस्टम को बर्बाद कर देगा। और वो इकोसिस्टम को कैसे बर्बाद कर देगा कि उसकी फूड चेन डिसरप्ट हो जाएगी, उसकी फूड वेब डिसरप्ट हो जाएगी, उसका ट्रॉफिक लेवल खत्म हो जाएगा, ठीक है, ट्रॉफिक लेवल डिस्टर्ब हो जाएगा और उससे इकोसिस्टम खराब हो जाएगा। जब इंडिविजुअल स्पीशीज ही अच्छे से फंक्शन नहीं कर पा रहा तो इकोसिस्टम क्या करेगा, राइट। होप यू गेट इट। और आपने ये कंसेप्ट पढ़े होंगे आपके एनवायरमेंट के बेसिक स्टैटिक में। अब आपने इससे रिलेटेड ही दो कंसेप्ट और हैं जो कि आपने पढ़े होंगे, मैं आपको बताता हूं। दैट इज बायोमैग्निफिकेशन एंड बायो एक्यूमुलेशन। ये मैं थोड़ी सी एडेड नॉलेज आपको दे रहा हूं, ठीक है। अब बायो एक्यूमुलेशन क्या होता है? बायो एक्यूमुलेशन, ठीक है, और बायो मैग्निफिकेशन। अब आप उसको वर्ड से ही ब्रेक कर लेंगे, ठीक है। बायो मीन्स लिविंग बीइंग, राइट, बायो मीन्स लिविंग बीइंग। तो लिविंग बीइंग में कहीं जाके अक्यूमुलेट हो रहा होगा। तो होता क्या है कि जिस स्पीशीज में मान लीजिए माइक्रोप्लास्टिक गया तो वही स्पीशीज में वो बार बार एक्यूमुलेट होता जाएगा, मतलब उसका जो स्ट्रेंथ का लेवल है वो इकट्ठा होता जाएगा, वो इंक्रीज होता जाएगा,
ठीक है, बट उसी स्पीशीज में होगा। बट बायोमैग्निफिकेशन में क्या होगा, मान लीजिए एक स्पीशीज में था, डियर में था, डियर के बाद में डियर को खाया किसने, शेर ने, लायन ने, तो अब जो अमाउंट डियर में था वो मैग्नीफाई हो जाएगा इस लेवल पे, ठीक है। तो इसलिए हम बोल रहे हैं कि बायोमैग्निफिकेशन, बायो एक्यूमुलेशन एक सिर्फ एक स्टिल एक जगह पे स्टक हो जाता है, मतलब एक स्पीशीज में है तो वहीं पे एक्यूमुलेट होता रहेगा, और ये अलग अलग स्पीशीज में एक्यूमुलेट होता रहता है, राइट। तो ये कंसेप्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब अगर किसी ने पूछ लिया कि बायो एक्यूमुलेशन बायोमैग्निफिकेशन क्या होता है नेक्स्ट ईयर प्रीलिम्स में, आप बोलोगे ये तो स्टैटिक का पार्ट था, बट अगेन आपको कनेक्ट करना पड़ेगा। न्यूज़पेपर एनालिसिस इसलिए किया जाता है जिससे कि इंडिविजुअल ये समझ सके कि हम किस तरीके से सोचें और किस तरीके से हम कनेक्ट करें न्यूज़पेपर आर्टिकल्स को हमारे स्टैटिक पार्ट से। जब आपको ये समझ में आ जाएगा तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग गेम हो जाएगा, आपको मजा आने लगेगा न्यूज़पेपर पढ़ने में, क्योंकि काफी एस्पिरेंट से मैंने सुना है क्योंकि उनको न्यूज़पेपर पढ़ने में मजा नहीं आता। सो नेक्स्ट आर्टिकल में अपन चलते हैं। अगेन, यमन ब्रेसेस फॉर अ कॉलेरा आउटब्रेक आफ्टर डेडली फ्लड्स। तो यूपीएससी आजकल क्या कर रहा है, प्लेसेस इन न्यूज बहुत पूछता है, ठीक है। और अभी तो क्या हो गया है कि अभी तो या तो डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा कि रिसेंटली एक कॉलेरा आउटब्रेक हुआ था एक जगह पे, उसका नाम बताइए, तो अगेन नाम यमन है, ठीक है, एसएससी में पूछा जा सकता है। और बात करेंगे हम कॉलेरा की भी, ठीक है। तो ये दोनों ही इश्यूज इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। तो अब हम आगे चलते हैं, पहले मैं आपको लोकेशन दिखा देता हूं। तो ये है आपका भाई साहब यमन, ठीक है। अब जो यमन है, थोड़ा सा आप लोकेशन देख लीजिए, ये आपको अरेबियन सी दिख रहा है, ये आपको इंडियन ओशियन दिख रहा है, ठीक है। यहां पे आपको रेड सी दिखेगा, रेड सी और इस गल्फ ऑफ एडन को जोड़ने के लिए आपको बबल मंदाब स्ट्रेट दिखेगी, ठीक है। सो दिस इज बबल मंदाब स्ट्रेट, दिस इज रेड सी, दिस इज यमन। तो ये यमन की लोकेशन है, ठीक है, और इसे हम अरेबियन पेनिनसुला कहते हैं, राइट। इसे हम क्या कहते हैं, अरेबियन पेनिनसुला। अब मैं बात करूंगा आपकी कॉलेरा की, ठीक है, कि कॉलेरा क्या है, क्योंकि मैंने यमन आपको बता दिया और आपको प्लेसेस इन न्यूज बता दी कि यमन क्यों न्यूज में है, क्योंकि कॉलेरा आउटब्रेक हो रहा है, ठीक है। अब कॉलेरा जो है वो एक बैक्टीरियल इंफेक्शन है। आपको सबसे पहले यह पता होना चाहिए कि कोई चीज वायरस से हो रही है कि कोई चीज बैक्टीरिया से हो रही है, ठीक है। तो ये बैक्टीरियल इंफेक्शन है। मेनली जो ये स्प्रेड होता है अनहाइजेनिक कंडीशन से, ठीक है, जहां पे अनहाइजेनिक कंडीशंस हो। अब अनहाइजेनिक कंडीशंस का मतलब क्या है, अनहाइजेनिक कंडीशन का मतलब है जहां पे फूड और वाटर कंटैमिनेटेड हो, राइट, कंटैमिनेटेड फूड और वाटर हो। और जो लेस डेवलपिंग कंट्रीज होती हैं जहां पे और यमन में तो कन्फ्लिक्ट भी चल रहा है काफी टाइम से, पिछले डिकेड से कन्फ्लिक्ट ही चला जा रहा है। तो जहां पे कन्फ्लिक्ट चला जा रहा है, जहां पे डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, वहां पे अनहाइजीनिक कंडीशंस हैं, तो साइकोलॉजिकली भी लोग ड्रेन हो रहे हैं, फिजिकली भी लोग ड्रेन हो रहे हैं। और फिर उसके बाद में कॉलेरा मोस्टली अनहाइजीनिक कंडीशंस की वजह से ही आता है, जिसमें ये अनहाइजीनिक कंडीशन जो है वो रिफ्लेक्ट होती है आपके फूड और वाटर में, और फिर उसके बाद में लोग जो है कॉलेरा से इन्फेक्ट हो जाते हैं। अब कॉलेरा में मतलब आपको क्या सिम्टम क्या दिखेंगे, या तो आपको दिखेगा डिहाइड्रेशन, ठीक है, या तो आपको दिखेगा डिहाइड्रेशन, या आपको क्या दिखेगा, बता सकते हैं कोई, या आपको दिखेगा डायरिया, राइट, या आपको दिखेगा डायरिया। सो होप आपको समझ में आया होगा जो मैं समझा रहा हूं, किस तरीके से न्यूज को कनेक्ट करना होता है, किस तरीके से आपको न्यूज़पेपर पढ़ना होता है। अब एक और न्यूज है, डीप फेक इज गोइंग टू बी अ सीरियस मीनेस। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि डीप फेक जो है बहुत बड़ा एक ग्रेव कंसर्न हो सकता है। अब डीप फेक क्या है, अगेन साइंस एंड टेक का टॉपिक है, बहुत ही बेसिक समझना है आपको। डीप फेक में क्या होता है, आप फैब्रिकेट करते हो या मॉडिफाई करते हो या आर्टिफिशियली मॉडिफाइड करते हो। मतलब फैब्रिकेशन ज्यादा मैं बोलूंगा इसको, फैब्रिकेशन या मॉडिफिकेशन ज्यादा मैं बोलूंगा, कि कोई एग्जिस्टिंग इंसान है, कोई एग्जिस्टिंग ऑडियो है, कोई एग्जिस्टिंग वीडियो है, उसके साथ में छेड़छाड़ करना, उसके साथ में फैब्रिकेट करना। एंड ये जो है एक पोटेंशियल थ्रेट बन सकता है हमारी नेशनल सिक्योरिटी के लिए भी और इंडिविजुअल प्राइवेसी के लिए भी। तो इस एंगल से भी आपको सोचना पड़ता है कि डीप फेक सिर्फ एक साइंस का टॉपिक नहीं है, ये कैसे राइट टू प्राइवेसी को हिंडर करेगा, ये कैसे हमारी नेशनल सिक्योरिटी को अफेक्ट कर सकता है। मोदी जी ने बोला कुछ और आपने बता दिया कुछ, ठीक है, तो कैसे दो नेशंस भी लड़ सकते हैं, वॉर हो सकती है इसके बेसिस पे, पता है आपको। तो ये चीज आपको समझना जरूरी है। तो होप आपको समझ में आया होगा डीप फेक क्या है। इसमें हम फैब्रिकेशन या मॉडिफाइड करते हैं विद द हेल्प ऑफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, विद द हेल्प ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसमें हम फैब्रिकेट करते हैं वीडियोस को, टेक्स्ट को, ऑडियोस को, ठीक है। अब अगला टॉपिक है
एक आपको पता ही है केरला मलयालम इंडस्ट्रीज में क्या चल रहा है। मलयालम इंडस्ट्रीज में अभी हेमा कमेटी की एक रिपोर्ट भी आई थी जिसने इस चीज को एड्रेस किया। तो एक तो आपको हेमा कमेटी रिपोर्ट याद करनी है। हेमा कमेटी रिपोर्ट, इट इज एसोसिएटेड विद सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन एंड सेक्सुअल अब्यूज विच इज प्रेवलेंट इन मलयालम फिल्म इंडस्ट्री। और ठीक है, अब एसआईटी बैठाई है। अब क्या होता है कि सब बोलते हैं हाँ एसआईटी बिठा दी, एसआईटी बिठा दी। अरे एसआईटी है क्या? एसआईटी कभी सुना है? मतलब यही होता है ना, जैसे मैंने आपको बोला कि आपका नाम ये है, लेकिन आपसे कभी किसी ने पूछ लिया आपका नाम का मतलब क्या है, तो आपको पता तो होना चाहिए। तो वैसे ही हम जब तैयारी कर रहे हो तो हमको पता होना चाहिए कि एसआईटी क्या है। तो एसआईटी स्टैंड्स फॉर व्हाट? स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम, राइट? स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम कौन? और ये स्पेशल है और इन्वेस्टिगेटर है, मतलब कि कोई ऐसी टीम ट्रेंड प्रोफेशनल्स की। अगेन आप ब्रेक कीजिए वर्ड्स को। टीम किसकी? ट्रेंड प्रोफेशनल्स की, जो ऐसे केसेस में माहिर होते हैं, राइट? जो ऐसे केसेस में माहिर होते हैं, ट्रेंड प्रोफेशनल्स। इन्वेस्टिगेशन मतलब आप जांच करेंगे, आप देखेंगे कि कोई इंसिडेंट हुआ तो कैसे हुआ, क्या उसमें रीजंस थे, क्या कॉजेस थे, कौन से ऐसे लिंक हैं जो आप जोड़ सकते हो। तो इन्वेस्टिगेशन में पूरी छानबीन आप करते हो, इन एंड आउट देखते हो आप उसका। और स्पेशल है, स्पेशल का मतलब किसी स्पेशल केस के लिए तो सेटअप किया होगा, ऐसा थोड़ी है कि किसी भी केस के लिए सेटअप कर लिया। लेकिन अब आप सोचेंगे कि यार एसआईटी को क्यों सेटअप किया जब हमारे पास में पुलिस है? बिकॉज कई बार हमारी ऑर्गेनाइजेशन जो है कुछ केसेस के साथ डील नहीं कर पाती हैं, या तो उनको रिसोर्सेज की कमी होती है या फिर वो उन केसेस को डील करने में ट्रेन नहीं होते। इस वजह से हमने स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम को लॉन्च किया। तो आप बोलेंगे इसको सेटअप कौन करता है? अब मोस्टली देखो इसको सेटअप तो रेस्पेक्टिव गवर्नमेंट्स करती हैं, जैसे यहाँ पे केरला गवर्नमेंट ने सेटअप किया है, ठीक है। लेकिन कई बार कोर्ट्स भी सेटअप करते हैं, ठीक है, कई बार कोर्ट्स भी सेटअप करते हैं, ठीक है। जब से ऐसे वो सुओ मोटो लें, अपनी तरफ से संज्ञान लें, तब करते हैं। अब आपने देख लिया कि स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम क्या होती है। क्या अब एक क्वेश्चन और बन सकता है एसआईटी पे, क्या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कोई ऐसा प्रोविजन है या कोई ऐसा लॉ है जिसके तहत ये बोला गया हो कि ये कुछ केसेस जो है वो एसआईटी को जाने चाहिए? क्योंकि आपके दिमाग में आएगा कि अगर कोर्ट अगर कर रहा है एसआईटी को गठन तो कुछ तो ऐसे रीजन होंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। दैट इज अ ट्रिकी पॉइंट। तो ये दिमाग में रखना है, कोर्ट अगर एसआईटी को सेटअप कर रहा है इसका मतलब ये नहीं है कि कॉन्स्टिट्यूशन में कोई इसका प्रोविजन है, कोई प्रोविजन नहीं है। होप यू गेट इट, राइट। अब अगला आर्टिकल है, अगेन ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस चीजों को देखना है, समझना है। सीसीआई दैट इज कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया क्या कर रहा है? इन्होंने क्लियर कर दिया है, इन्होंने अप्रूवल दे दिया है कि जो डिज्नी और रिलायंस इंडस्ट्रीज के मीडिया असेट्स हैं उनका मर्जर इन्होंने अप्रूवल कर दिया है। हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, हाँ, मतलब हो सकता है कि एसएससी में पूछ ले, बैंक में पूछ ले कि रिसेंटली किस कमीशन ने या किस बॉडी ने मर्जर को अप्रूवल दिया, या फिर किन का अप्रूवल दिया, डिज्नी और आईआरएल का दिया, ठीक है, ये वो पूछ सकते हैं। लेकिन हम यहां बात करेंगे कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया की, ठीक है। सो बने रहिए। अब मैंने बोला कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया, तो क्या है ये? कौन सी बॉडी है? ये है स्टैट्यूटरी बॉडी। व्हाट? इट इज ए स्टैट्यूटरी बॉडी। अब आप पूछेंगे स्टैट्यूटरी बॉडी क्या होती है? स्टैट्यूटरी बॉडी वो होती है जिसमें पार्लियामेंट जो है वो लॉ इनेक्ट करता है। जब जो भी बॉडी पार्लियामेंट के लॉ से बनेगी, जिसके पीछे भी लॉ की बैकिंग होगी, वो क्या होगी? वो स्टैट्यूटरी बॉडी होगी, लॉ बैक, ठीक है। अब उसके बाद में आई कब? भाई साहब 2002 का एक्ट आया, कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया एक्ट, ठीक है। इसी लाइंस पे आपको पढ़ना है, कोई भी टॉपिक को ज्यादा सोचना ही नहीं है किसी पे, ठीक है। 2002 में आई। अब आप बोलोगे कि इससे पहले कोई एक्ट नहीं था क्या? इसी लाइंस पे सोचना है। इससे पहले था ना सर, MRTP एक्ट, ठीक है, मोनोपोलीज एंड रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड पॉलिसीज एक्ट था। इस एक्ट को क्या किया? इस एक्ट को इसने रिप्लेस किया। इस एक्ट को इसने रिप्लेस किया तो क्या हुआ? इस एक्ट को रिप्लेस किया तो ये आया, स्टैट्यूटरी बॉडी है। अब आप सोचोगे क्या और क्या है इसका काम? क्या है इसका काम? है कंज्यूमर वेलफेयर। कंज्यूमर को नुकसान नहीं होना चाहिए सर, पहली चीज। दूसरी चीज, एंटी कॉम्पिटिटिव पॉलिसीज जो हैं, कुछ कंपनीज क्या करती हैं? अपनी मोनोपोली सेटअप करनी चाहती हैं, ठीक है। तो सीसीआई वहां पिक्चर में आती है, बोले कि हम नहीं चाहते कि सिर्फ एक ही मतलब जो कंपनी है उसकी मोनोपोली रहे, क्योंकि अगर एक ही कंपनी की मोनोपोली रहेगी तो वो अपने प्रोडक्ट्स को चार्ज करेगी अपने हिसाब से चार्ज करेगी, तो कंज्यूमर वेलफेयर कहां होगा? कंज्यूमर वेलफेयर तो हो ही नहीं पाएगा। तो वो चीज आपको दिमाग पे रखनी है, ठीक है। तो ये प्रिवेंट करती है एंटी कॉम्पिटिटिव पॉलिसीज को, कंज्यूमर वेलफेयर लेके आती है, और ये जो भी मर्जर्स के डिसीजन है इनको देखती है, और ये देखती भी इसी लेंस के हिसाब से ही है। एक और चीज, सीसीआई किस मिनिस्ट्री के अंदर आती है?
सोच सकते हैं, ये आती है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, नहीं नहीं नहीं, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री नहीं, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। होप यू गेट इट। ठीक है, इस तरीके से आपको पढ़ना है, इस तरीके से आपको समझना है। ठीक है, अब अगेन ये बोला गया है कि जेल इज एक्सेप्शन, बेल इज द नॉर्म इवन इन मनी लॉन्ड्रिंग केसेस। तो मनी लॉन्ड्रिंग केसेस में क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि जेल एक एक्सेप्शन है। आप ये मत कीजिए कि किसी को भी आपने किसी लॉ के तहत आपने उसको डिटेन कर लिया, कस्टडी में ले लिया, तो उसको जेल ही भेजना है। जेल एक एक्सेप्शन है और बेल हमारा एक नॉर्म है। ठीक है, और उसमें भी ये बोला कि पीएमएलए एक्ट के थ्रू, हम अभी बात करेंगे पीएमएलए एक्ट क्या है, मनी लॉन्ड्रिंग क्या है। ठीक है, हम इसके बारे में भी बात करेंगे। ठीक है, लेकिन मैं ये आपको बोल रहा हूं कि बेल इज द नॉर्म, और बेल जो है वो पीएमएलए एक्ट के सेक्शन 45 के तहत दो कंडीशन में दी जा सकती है। पहला कंडीशन ये है कि जो इंडिविजुअल है वो इनोसेंट प्रूव हो जाए। ठीक है, देयर मतलब कि ऐसे रीजनेबल ग्राउंड्स होने चाहिए कि वो इनोसेंट है। ठीक है, प्राइमा फेसी। दूसरा कि जब वो उसको बेल मिले तो ही वुड नॉट कमिट एनी क्राइम आउटसाइड द वंस ही गेट्स द बेल, राइट। तो ये दो कंडीशन सेक्शन 45 में दे रखी है। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं आपको सिर्फ एक ओवरव्यू देने की बात कर रहा हूं, एक कंटेक्स्ट देने की बात कर रहा हूं। हम यहां पे बात करेंगे मनी लॉन्ड्रिंग और पीएमएलए की। ठीक है, तो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट आता है भाई साहब। ठीक है, ये एक्ट आया, आप समझ रहे हो, प्रिवेंशन ऑफ किसका, मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, एक ऐसा एक्ट जो कि प्रिवेंट करेगा मनी लॉन्ड्रिंग को। तो पहले समझते हैं मनी लॉन्ड्रिंग क्या है। ठीक है, मनी लॉन्ड्रिंग क्या है। मनी लॉन्ड्रिंग एक ऐसी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है जिसके तहत आप क्या करते हो, इलिसिट मनी, मतलब इलीगल मनी। अब ये इलीगल मनी कब हुआ, मतलब आपने इलीगल रिसोर्सेज से इसको ऑब्टेन किया, इसलिए इलीगल मनी हुआ। इस इलीगल मनी को इस प्रोसेस के तहत लीगल मनी बनाया जाता है, राइट, लीगल मनी बनाया जाता है, इसे हम मनी लॉन्ड्रिंग कहते हैं, राइट। तो अब इसमें भी कुछ मतलब आप जब डीप में पढ़ेंगे तो इसमें तीन लेयर्स, मतलब तीन ऐसी प्रोसेस होती हैं, इसको हम लेयरिंग कहते हैं। जैसे एक होता है प्लेसमेंट, एक होता है लेयरिंग, एक होता है इंटीग्रेशन। ठीक है, प्लेसमेंट, लेयरिंग, इंटीग्रेशन। प्लेसमेंट में क्या होता है, जो भी इलीगल मनी हमने कमाया उसको हम बैंक अकाउंट्स में, डिफरेंट बैंक अकाउंट्स में सबमिट करते हैं, पहली चीज, या फिर हम करेंसी को एक्सचेंज करते हैं, या फिर हम ओवरसीज इन्वेस्टमेंट करते हैं। जब हमने डिफरेंट जगह इन्वेस्टमेंट कर लिया, उसके बाद में हम क्या करेंगे, लेयरिंग में हम क्या करेंगे, जिससे कि कोई भी अथॉरिटी उस सोर्स को ऑब्टेन ना कर पाए कि किस सोर्स से ये पैसा आया, तो हम क्या करते हैं, अब डिफरेंट जगह इसको फैलाना शुरू करते हैं। ठीक है, अभी हमने इन अकाउंट्स में डाला, इन जगह डाला, अब यही पैसा अलग अलग जगह जाएगा। एक बैंक अकाउंट में था, अब अलग अलग बैंक अकाउंट में जाएगा। एक एसेट में था, बहुत सारे एसेट में जाएगा। एक करेंसी एक्सचेंज था, तो बहुत सारी करेंसी एक्सचेंज में जाएगा। ठीक है, होप आपको समझ में आ रहा होगा मैं जो कह रहा हूं। ठीक है, ये हो गया प्लेसमेंट, एक हो गया प्लेसमेंट, आपके लिए बता देता हूं, एक हो गया लेयरिंग और एक हो गया इंटीग्रेशन, राइट। प्लेसमेंट, लेयरिंग, इंटीग्रेशन। प्लेसमेंट मैंने आपको बता दिया, पैसा अलग अलग जगह पहुंच जाता है, बैंक अकाउंट्स में, करेंसी एक्सचेंज में, एस्टेट्स में। लेयरिंग में क्या होता है, बैंक अकाउंट्स में बहुत सारे बैंक अकाउंट हो जाएंगे। ठीक है, बैंक अकाउंट में, करेंसी एक्सचेंज में बहुत सारे करेंसी एक्सचेंज हो जाएंगे। इस तरीके से ये चलता रहेगा, और फिर यही पैसा दोबारा करके क्या होता है, व्हाइट मनी में इन्वेस्ट कर दिया जाता है। सो दिस इज हाउ मनी लॉन्ड्रिंग इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, जिसमें इलीगल मनी लीगल मनी बनता है, और इसको रोकने के लिए प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट आया। कोई भी चीज आती है तो उसके पीछे रीजन होता है, ये आपको समझना पड़ेगा। अब बात करते हैं प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट की। तो अगेन मनी लॉन्ड्रिंग को प्रिवेंट करने के लिए ही आया था। ठीक है, बस इतना सा है। और इस प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में ऐसा भी होता है कि आप मनी लॉन्ड्रिंग को तो प्रिवेंट कर रहे हो, बट जो प्रॉपर्टीज आपने ऑब्टेन की इस पैसे से, उसको भी कन्फिस्केट करने का राइट देता है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत अथॉरिटीज को। ठीक है, और जो भी पैसा आप ड्रग ट्रैफिकिंग से कर रहे हो, स्मगलिंग से कर रहे हो, वो सारी चीजें इसके अंदर आती हैं। होप यू हैव अंडरस्टूड दिस टॉपिक। और जो हमारा एक लास्ट प्रीलिम्स के हिसाब से आर्टिकल है, पैरालंपिक्स हुआ है अभी, और जो पैरालंपिक्स है आपको ये समझना पड़ेगा, जो पैरालंपिक्स है अभी हो रहा है फर्स्ट टाइम इन पेरिस का है भाई साहब, फ्रांस में। ठीक है, और सेकेंड टाइम इट्स हैपनिंग इन फ्रांस। फर्स्ट टाइम इन पेरिस एंड सेकेंड टाइम इज इन फ्रांस। ठीक है, पैरालंपिक्स। उसके बाद में ये कौन सा हो रहा है, ये 17th समर पैरालंपिक्स है। 17th समर पैरालंपिक्स है। ठीक है,
उसके बाद में क्या भाई साहब और क्या बात हो सकती है इसमें? सेकेंड टाइम 17 समर पैरालंपिक्स है, फर्स्ट टाइम सेकेंड टाइम फ्रांस में हो रहा है, और क्या फैक्ट था, और हाँ हमारा जो इंडिया का कंटिजेंट है वो भी इस बार सबसे ज्यादा गया है, ये भी आपको दिमाग में रखना है, ठीक है। और अगेन पेरिस में हो रहा है, ये सारी चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं, मेरे हिसाब से तो कोई फैक्ट अभी मिस हुआ नहीं है, हाँ इट्स फाइन, ठीक है। अब एक आर्टिकल है दैट इज बिकॉज आप काफ़ी आर्टिकल्स थे जो ज़्यादा रेलेवेंट नहीं थे। एक आपका आर्टिकल था जिसमें कि मेंशन किया गया था कि इंडिया ने जो एक डायलॉग दिया है कि वी आर ऑन द साइड ऑफ अ पीस व्हेन इट कम्स टू रशिया एंड यूक्रेन वॉर, तो उसमें हमारा ज़्यादा रोल नहीं है, और वो आर्टिकल बस आपको इतना ही पढ़ना है कि हमारे खुद के भी बहुत सारे इश्यूज हैं और हमें डिप्लोमेटिक रिलेशंस मेंटेन करने होते हैं बाकी फॉरेन कंट्रीज के साथ में। एंड एज मोदी साहब हैज सेड कि हमारा जो स्टांस है वो है पीस की तरफ, हमारा किसी पर्टिकुलर कंट्री की तरफ हम इंक्लाइन नहीं करते हैं। तो उस आर्टिकल का आपको वो सेंस मिलना चाहिए। और उसके अलावा एक पॉलिटिकल बैकलैश से रिलेटेड भी आर्टिकल था, वो मैं नहीं मानता कि इतना इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। उसमें इंडिया और पाकिस्तान की पॉलिटिकल हिस्ट्रीज को क्या नाम है कंपेयर किया गया है, तो मेरे हिसाब से वो पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको। और जो मेरे को आर्टिकल लगा सबसे अच्छा है और सबसे सही है वो है शार्पनिंग इंडियाज एंटी ट्यूबरक्लोसिस फाइट। तो इसके बारे में हम थोड़ा, अभी इतना बड़ा आर्टिकल है, आपको 5-7 मिनट मिलेंगे, मैं आपको इसको 3 या 4 पॉइंट के अंदर इसको समराइज कर दूंगा। लेट्स डू इट, ठीक है। तो हम ट्यूबरक्लोसिस की बात कर रहे हैं। अब आपको ये पता होना चाहिए, देखिए आपको ये, पहले हम बात करते हैं ट्यूबरक्लोसिस की। तो ट्यूबरक्लोसिस अगेन एक क्या है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, ठीक है। मैं इसकी सिर्फ आपको ब्रीफिंग दे रहा हूं। बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जो मेनली अफेक्ट करता है आपके लंग्स को, ठीक है, मेनली आपके अफेक्ट करता है लंग्स को, और कुछ और रीजंस को भी करता है, और काफी सारी टाइप्स ऑफ टीबीज होती हैं, आप पढ़ सकते हैं, बट मैं आपको बेसिक बताना चाहता हूं क्योंकि हमें आर्टिकल पे फोकस रखना है ज्यादा। तो जो हमारे ये जो एडिटर हैं राजीव साहब, सॉरी माय बैड, डॉक्टर रणदीप गुलेरिया, हमेशा ध्यान रखिए कि जो आर्टिकल आपके लिए लिखा जा रहा है उसका नाम रखिए आप, बिकॉज इन्होंने बहुत मेहनत करी है आपके लिए, तो हमारा इतना फर्ज बनता है कि हम इनका नाम याद रखें, डॉक्टर रणदीप गुलेरिया, ठीक है। बार बार आप पढ़ेंगे देखेंगे तो आपको दिमाग में आएगा, और मेरी गलती है कि मैं उनका नाम याद नहीं रख पाया, सॉरी फॉर दैट, बट इनका नाम है डॉक्टर रणदीप गुलेरिया, ठीक है। अब बात करते हैं टीबी की। तो ये बोलते हैं कि टीबी ने सिर्फ इंडिया को नहीं प्लेग किया है, मतलब इंडिया ही त्रस्त नहीं है, इससे पूरा वर्ल्ड त्रस्त है, पूरा वर्ल्ड के लेवल पे टीबी ने बहुत मासेस को अफेक्ट कर रखा है, और आज भी प्रेजेंट टाइम्स में भी ये अफेक्ट कर रहा है, ठीक है। और सबसे बड़ी बात है कि अगर जो ग्लोबल टीबी बर्डन, मान लीजिए कि ग्लोबल टीबी बर्डन मतलब ग्लोबल लेवल पे जितनी मासेस टीबी से अफेक्टेड हैं, ठीक है, उसमें 25% जो कंट्रीब्यूशन है, और ये अच्छा कंट्रीब्यूशन नहीं है, जो कंट्रीब्यूशन है वो इंडिया का है, मतलब हम क्वार्टर कंट्रीब्यूट कर रहे हैं ग्लोबल टीबी बर्डन के अंदर, राइट। तो ये इन्होंने बात बोला। तो इन्होंने बोला कि अगर हमको इस चीज को एलिमिनेट करना है, क्योंकि हमारा गोल है कि हम टीबी को एलिमिनेट करें, इंडिया का गोल है, अगर हमको इसको एलिमिनेट करना है तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हमारे पास में ऐसी स्ट्रेटेजीज होनी चाहिए, हमारे पास में ऐसे टूल्स होने चाहिए जिससे कि हम इससे इफेक्टिवली डील कर सकें। तो ये जिन स्ट्रैटेजीज और जिन टूल्स की बात करते हैं, जिन स्ट्रैटेजीज और जिन टूल्स की बात करते हैं उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो पहला ये बोलते हैं कि अभी प्रेजेंटली जो हमारा करंट रेजिमेंट्स है, मतलब जिस तरीके से हम प्रिस्क्रिप्शन लेते हैं, जिस तरीके से हम दवाई लेते हैं, वो बहुत ही लंबा है और बहुत ही डिफिकल्ट है, जिससे साइकोलॉजिकली और फिजिकली जो इंडिविजुअल है वो ड्रेन हो जाता है। फिर वो इतनी दवाइयों के खर्चे होते हैं कि वो उसको पॉवर्टी में चले जाता है, वो उसके पास पैसे नहीं बचते हैं। तो अभी क्या होता है, जैसे आपको 9 से 14 टैबलेट अगर आप लोगे, 9 से 14 टैबलेट लोगे तो आपका चलेगा कम से कम 9 से 12 महीने आपका प्रिस्क्रिप्शन चलेगा, आपका ये इतना प्रिस्क्रिप्शन आपको लेना पड़ेगा। और अगर आप 3 से 4 टैबलेट ले रहे हो तो 18 से 24 महीने। तो आप सोचिए कि जो इंडिविजुअल टीबी से ग्रसित है उसको इतना टाइम लगेगा तो कितना होगा। तो इन्होंने बोला कि पहले आपको रिजीम को शॉर्ट करना चाहिए। तो पहला इन्होंने पॉइंट दिया कि रिजीम होना चाहिए शॉर्ट, और इंडिया ने बोला है कि सून वी आर इंप्लीमेंटिंग द WHO रिजीम। WHO रिजीम क्या है? WHO रिजीम है कि आप 3 से 4 टैबलेट लीजिए और विद इन 6 मंथ्स आप सही हो जाएंगे, विद इन 6 मंथ्स आप सही हो जाएंगे, राइट। तो पहला है शॉर्ट रिजीम, इन पे लेके आइए, WHO की है, हम उसको इंप्लीमेंट करने वाले हैं। इंडिया बहुत एग्रेसिवली अटैक कर रहा है टीबी पे एंड वी नीड टू एलिमिनेट इट, ठीक है। दूसरा पॉइंट आता है, दूसरा जो पॉइंट आता है, एक बार मैं इसको रब कर देता हूं, ठीक है। दूसरा पॉइंट आपका रिलेटेड आता है कि आपको ऐसे टूल्स और आपको ऐसी टेक्नोलॉजीज लेवरेज करनी पड़ेंगी, ऐसी टेक्नोलॉजीज और इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज लानी पड़ेंगी जिससे कि हम डायग्नोज कर सकें,
ठीक है, क्या करना पड़ेगा हमें, दूसरा पॉइंट है हमें इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज लानी पड़ेंगी जिससे कि हम प्रोएक्टिवली क्या कर पाएं, प्रोएक्टिवली डिटेक्ट कर पाएं केसेस को, ठीक है, हम डायग्नोज कर पाएं। जब हम डिटेक्ट कर पाएंगे तब हम डायग्नोज कर पाएंगे, डायग्नोज कर पाएंगे तब हम इलाज कर पाएंगे, और हम फिर उसके बाद में इसको एलिमिनेट कर पाएं, ठीक है। और सबसे बड़ी बात जो मैंने आपको पहले पॉइंट बताया, अगर आप जो करंट रेजिम चल रहा है उससे WHO के रिकमेंडेड रेजिम पे जाओगे तो 40 to 90% सेविंग होंगी आपके पैसे में। मतलब मान लीजिए कि अगर आपके 100 रुपए लग रहे थे तो उसके बजाय आपके 40 रुपए लगेंगे, या फिर हो सकता है कि आपके 30 या 20 रुपए ही लगें। और उससे क्या होगा, तो जो लोग पॉवर्टी में जा रहे थे, जो लोग गरीबी में जा रहे थे वो नहीं जाएंगे, जो साइकोलॉजिकली और फिजिकली ड्रेन हो रहे थे वो नहीं होंगे, मेंटल डिसऑर्डर्स नहीं होंगे, ठीक है, ये चीजें देखने को मिलेगी, और टीबी तो एलिमिनेट कर ही पाएंगे। तो ये चीज बोलेगी इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज। अब इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज में भी क्या चीज है, इनोवेटिव टेक्नोलॉजी में ये बोलते हैं कि आप जो हेल्थ से रिलेटेड डेटा है, डेटा सेट्स हैं, उनको स्टडी कीजिए, उनको आप स्टडी कीजिए, राइट। उसके बाद में आप ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम मैपिंग कीजिए। अब आप बोलेंगे कि ये क्या चीज है, मतलब जब आप ज्योग्राफी के बेसिस पे कुछ इंफॉर्मेशन गैदर करना चाहते हैं उसको हम GIS मैपिंग कहते हैं, और ये मेनली आपको करना है रिस्की पॉपुलेशन जो है और जो वल्नरेबल एरियाज है, ठीक है, जो वल्नरेबल एरियाज है। अब ये मोस्टली साइमल्टेनियसली एक साथ ही एग्जिस्ट करते हैं। वल्नरेबल पॉपुलेशन जहां होगी, एरियाज जहां होंगे, वहां पे रिस्की पॉपुलेशन होगी। रिस्की पॉपुलेशन वो जिनको कोमॉर्बिडिटीज है, जिनको एक से ज्यादा बीमारी एक साथ है, तो वो ज्यादा प्रोन होते हैं टीबी से रिलेटेड, ठीक है, बिकॉज अगेन इट्स अ बैक्टीरियल इन्फेक्शन। फिर कुछ ऐसे एरियाज हैं जो अनहाइजीनिक है, तो उससे रिलेटेड भी होते हैं। तो ये सारी ये बात करते हैं कि हमको ये चीज़ें करनी पड़ेंगी। जब हम चीज़ें कर पाएंगे, जब हम करंट रेजिमेंट को शॉर्ट ले पाएंगे और उसके बाद में प्रिवेंट कर पाएंगे। प्रिवेंशन की भी बात करी इन्होंने, क्योर की भी बात करी है, टेक्नोलॉजी को कैसे इंटीग्रेट किया जाए। जब हम डिटेक्ट कर पाएंगे तब हम डायग्नोस कर पाएंगे, डायग्नोस कर पाएंगे तो हम एलिमिनेट कर पाएंगे, और ये सारी चीज़ें हमें हेल्प करेगी, ठीक है। होप आपको ये आर्टिकल समझ में आया होगा, और थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू मी। और आपके कोई भी सजेशंस हैं तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर आपको ये न्यूज़ एनालिसिस अच्छा लगा तो आप लाइक कर सकते हैं, और आपकी लाइफ में अगर ये वैल्यू ऐड कर रहा है, जैसे वो जनरल मासेज हों जिनको न्यूज़पेपर पढ़ने का शौक हो, या फिर वो न्यूज़पेपर नहीं पढ़ पाते हैं, या फिर कोई ऐसे एस्पिरेंट्स जिनको बहुत डिफिकल्टी आती है पढ़ने में, तो उनको भी आप ये चीज़ शेयर कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि हम ये वैल्यू एडिशन आपके पूरे लॉन्ग टाइम कर पाएंगे, लाइफ टाइम कर पाएंगे, तो आप इसको सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू मी।